जब 181 लेबर पेन। उस पल को इमेजिन करके वन्या के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वन्या दिल से यही विश कर रही थी कि उसे और यक्षित को एक प्यारी सी प्रिंसेस हो, क्योंकि एक प्यारा सा बेटा तो भगवान ने उन्हें पहले से ही दे दिया था। वहीं यक्षित के दिल में भी यही ख्वाहिश थी कि इस बार वह एक प्यारी सी बेटी का बाप बने। अब आगे खुराना मेंशन। अवनी और मिसेस खुराना को भी अब तक ये बात पता चल चुकी थी कि वन्या के साथ सिन्हानिया मेंशन में ही एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। दोनों सोच में पड़ गई थी कि ये काम कौन कर सकता है। अवनी यक्षित और वन्या से बदला लेना जरूर चाहती थी, पर इतने दूर तक की प्लानिंग तो उसने भी नहीं की थी। वह मिसेस खुराना की तरफ देखते हुए बोली, मॉम ये कौन कर सकता है? हम दोनों का हाथ भी इसमें नहीं है। मेरी नॉलेज के हिसाब से त्रिशा आंटी भी यक्षित के कब्जे में है, तो फिर ये मास्टरमाइंड है कौन? उद्धरण चिन्ह। मिसेस खुराना अपने फेस पर एक डेविल स्माइल लाते हुए बोली, रिलैक्स डार्लिंग, वो जो कोई भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए काम की बात यह है कि हमारा प्लेन हमारे बिना ही एग्जीक्यूट हो रहा है। जब किसी और से हमारा बदला पूरा हो रहा है तो हम मैदान में उतरने की जहमत क्यों उठाएं? उद्धरण चिन्ह। अपनी मॉम की बातें सुनकर अवनी भी डेविल स्माइल करने लगी, क्योंकि उनकी बातों में दम तो था। जब बिना कुछ किए ही उनका काम हो रहा था तो इसमें उन्हें अपना दिमाग लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर उनके दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा था कि आखिर वो कौन होगा जिसने सिन्हानिया मेंशन के घर में ही मिसेस यक्षित राय सिन्हानिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की होगी। बैंकॉक का एक बेहद ही एक्सपेंसिव और लग्जूरियस एरिया, जहां पर दूर दूर तक खूबसूरत विलास ही नजर आ रहे थे। ऐसे में एक तरफ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत विला था। विला के अंदर खूबसूरत गार्डन के साथ साथ पूल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा गया था। अंदर गार्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट 3-पीस सूट और ब्लैक शर्ट्स पहने हुए अपने हाथों में गन लिए अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े थे। ये सब देखकर लग रहा था कि ये कोई मामूली इंसान का विला नहीं था। उसी विला के लिविंग एरिया में, जिसका इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा था, चारों तरफ एंटिक चीजें ही भरी हुई थी। सोफे पर दो आदमी बड़ी शान से बैठे हुए थे। एक की उम्र 55-56 साल के आसपास की लग रही थी। वहीं दूसरा आदमी जो कि काफी ज्यादा यंग और हैंडसम था, करीब 28-29 का लग रहा था। ये लड़का दूसरे आदमी का बेटा लग रहा था। दोनों डिजाइनर 3-पीस सूट में थे और अपनी अपनी कॉफी पीते हुए बात कर रहे थे। वो हैंडसम लड़का अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, डैड आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर स्मिथ की कंपनी हमारे साथ इस डील के लिए मान जाएगी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस लड़के के डैड के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उम्र के इस पड़ाव में भी वो काफी यंग लग रहा था। भले ही उम्र 55-56 की थी, पर देखने पर 40 से ज्यादा का नहीं लग रहा था। आंखों में एक अलग ही शैतानी चमक झलक रही थी। वो डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, डोंट वरी सन, मिस्टर स्मिथ की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारी कंपनी की डील को ठुकरा सके। उनके लिए यही बेहतर होगा कि इस प्रोजेक्ट पर दोनों कंपनी पार्टनर्स की तरह काम करें। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का कॉफी की सिप लेते हुए बोला, लेट्स एज्यूम कि मिस्टर स्मिथ ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया तो? वो आदमी बोला, तो ये मिस्टर स्मिथ की जिंदगी की आखिरी गलती होगी। उद्धरण चिन्ह। फिर क्या था, दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर शैतानी हंसी हंसने लगे। इतने में उस आदमी का असिस्टेंट वहां आ गया और सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट इट्स अर्जेंट, इसलिए मुझे इंटरफेयर करना पड़ा। अपने असिस्टेंट की बातें सुनकर उस आदमी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने कंट्रोल किया और बोला, बोलो क्या खबर है? उद्धरण चिन्ह। उसका असिस्टेंट सिर झुकाए हुए ही बोला, सर मैडम का दोबारा फोन आया था, मैं उन्हें इसका क्या जवाब दूं? ये बोलकर वह खामोश हो गया। वो आदमी एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, वैदिक बेटा, मैंने आज तक उसके जैसी बेवकूफ़ और धोखेबाज औरत आज तक नहीं देखा। उसका असिस्टेंट अभी भी अपने बॉस का जवाब जानने के लिए खड़ा था। वह उसकी तरफ एक सर्द निगाह डालते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है उसका फ़ोन उठाने की, वैसे भी हमारा काम पूरा हो चुका है। ऐसे में वो जिए या मरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। उसका बेटा अपनी हैरान भरी निगाहों से अपने डैड को देख रहा था, लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने बॉस का ऑर्डर पाकर वह आदमी वहां से चला गया और अपने काम में लग गया। सिन्हानिया मेंशन। यक्षित का कमरा। यक्षित की आंखें वन्या से पहले खुली। आंखें खुलते ही उसे अपनी बाहों में चैन से सोती वन्या के मासूम से चेहरे पर यक्षित की निगाहें ठहर गईं। वह उसके बिखरे बालों को कान के पीछे कर देता है और उसके माथे को आहिस्ते से चूम लेता है। वन्या की प्रेगनेंसी का ये फेज अब कुछ ही मंथ्स में कंप्लीट होने वाला था। प्रेगनेंसी की वजह से वन्या बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही थी।
उसे अचानक से मूड स्विंग्स आते थे। कभी कभी वह एकदम से गुस्सा करने लगती तो कभी कभी उससे छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। पर जैसा कि यक्षित एक समझदार और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड था, वह वन्या की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझता और उसे प्यार से हैंडल करता। यक्षित इस हालत में वन्या पर गुस्सा करने से बिल्कुल बचता था। यक्षित भी चाहता था कि वन्या अपनी लाइफ के इस खूबसूरत फेज को खूब अच्छे से एंजॉय करे और इस मोमेंट को अपनी लाइफ टाइम तक चेरिश करे। वन्या भी जानती थी कि इस वक्त उसे अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लाने होंगे। इससे बेबी फिजिकली के साथ साथ मेंटली और इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वन्या ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ी ताकि वो सब गुण उसके अंदर पल रहे बेबी में आ सके। वन्या ने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी की डॉक्यूमेंटिंग भी की थी। उसने हर उन खूबसूरत लम्हों को न सिर्फ रिकॉर्ड किया था, बल्कि अपने बच्चे के लिए इमोशंस को डायरी के पन्नों पर भी बहुत ही खूबसूरती से उतारा था। वन्या की प्रेगनेंसी के दौरान न सिर्फ यक्षित ने बल्कि पूरी सिन्हानिया फैमिली ने उसका बहुत ही ज़्यादा और अच्छे से ध्यान रखा था। यक्षित जब वन्या के खाने को लेकर स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता तो अनिल बहुत प्यार से वन्या के लिए चटपटा खाना लाते, पर वे भी इस बात का ध्यान रखते कि सब कुछ लिमिट में हो। धीरे धीरे ये 3 महीने भी बीत गए। इस दौरान पूरी फैमिली ने वन्या का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। यक्षित उसे टाइम टू टाइम योगा और एक्सरसाइजेज भी कराता था ताकि वन्या को डिलीवरी के वक्त ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। वन्या ने भी इस दौरान अपना पूरा ध्यान रखा। फिर वो दिन भी आ गया जिसका इंतज़ार सबको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से था। वन्या बाथरूम से बाहर आकर जैसे ही बैग की तरफ जाने को हुई, उसे अचानक अपने पेट पर थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होने लगा। यक्षित सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। वन्या ने अपने दर्द को दबाने की बहुत कोशिश की, पर यह दर्द वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। यक्षित की निगाहें वन्या पर पड़ी तो अपना लैपटॉप बंद करके वह सीधे उसका पास आ गया। यक्षित वन्या के कंधे को पकड़ते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ? वन्या अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, यक्षित, पेट में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया है। आई थिंक इट्स टाइम। उद्धरण चिन्ह। यक्षित समझ गया कि वन्या को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। उसने वन्या को अपनी गोद में उठाया और बाहर कार की तरफ जाने लगा। उसने आस्तिक को पहले ही इन्फॉर्म करवा दिया था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को रेडी रखे। आस्तिक ने सब कुछ रेडी करवा दिया। यक्षित वन्या को लेकर कार में बैठ गया। वहीं आस्तिक ने ड्राइविंग सीट की कमान संभाल ली। यक्षित के पीछे वाली कार में युवान, अनिल जी और चैतन्य दादाजी थे। कार भाविक चला रहा था। एकांत और ध्रुव घर पर ही थे, क्योंकि युविका, जीविका और वेद तीनों भी घर पर थे, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो वहीं पर रुक गए। वन्या को हॉस्पिटल के आधे घंटे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। बढ़ते वक्त के साथ वन्या की लेबर पेन जैसे बढ़ती ही जा रही थी। दर्द के मारे वन्या ने रोना शुरू कर दिया था, साथ ही वह पसीने से लथपथ हो गई थी। यक्षित को वन्या की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, पर उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, बस थोड़ी देर और खुद को संभालो वाइफी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। यक्षित के ऑर्डर पर आस्तिक ने आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में ही तय कर लिया। हॉस्पिटल पहुंचकर यक्षित ने तुरंत वन्या को अपनी गोद में उठा लिया और उसे स्ट्रेचर पर लेटाते हुए लेबर रूम की तरफ ले जाने लगा। डॉक्टर सहाय और उनकी टीम वन्या की डिलीवरी के लिए रेडी थे। यक्षित जब लेबर रूम से बाहर जाने को हुआ तो वन्या ने यक्षित का हाथ कसकर पकड़ लिया। यक्षित समझ गया कि वन्या चाहती है वो यहीं पर रहे। यक्षित वहीं वन्या के पास ही रुक गया। डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर सहाय और उनकी टीम बेबी की पोजीशन देखने लगे। बढ़ते वक्त के साथ वन्या दर्द से बिलखती ही जा रही थी। यक्षित वन्या को इस हालत में देखकर किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था। अगर कुछ ऐसा होता जिससे वन्या की तकलीफें वह अपने ऊपर ले पाता तो वह बिना एक पल गंवाए ऐसा जरूर करता, पर वह चाहकर भी वन्या के इस दर्द को कम नहीं कर सकता था। वैसे तो डॉक्टर सहाय ने चेकअप के दौरान कहा था कि वन्या की नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो सी सेक्शन के लिए भी जाना पड़ सकता है, पर उसके चांसेस 30% के आसपास थे। दर्द के मारे अब तक वन्या की हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी। वन्या ने पहले ही यक्षित के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी हाथों की पकड़ से ही यक्षित को अंदाज़ा हो चुका था कि वह इस वक्त कितने पेन में है। यक्षित वन्या के माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, वाइफी, तुमने हिम्मत दिखाते हुए इन 9 महीने की टफ जर्नी को पार किया है, अब थोड़ी सी हिम्मत और दिखा दो। उद्धरण चिन्ह। वन्या ने अपने दर्द भरे चेहरे के साथ यक्षित की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है। डॉक्टर सहाय और उनकी टीम डिलीवरी के लिए तैयार थे। शुरुआत में तो वन्या ने यक्षित की हिम्मत के बलबूते पर डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट किया,
पर धीरे धीरे वन्या की ताकत जवाब देने लगी थी। वह लगभग बेहोशी के कगार में पहुंच चुकी थी, जो बेबी और माँ दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस था। वन्या की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसमें पुश करने की ताकत ही लगभग खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर सहाय ने यक्षित से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर सिन्हानिया प्लीज कुछ कीजिए। अगर मिसेस सिन्हानिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो इससे बेबी की जान को खतरा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ झुक गया। वह उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी प्लीज हमारे बच्चे के लिए तुम एक बार फिर से ट्राई करो। आई नो यू आर सो ब्रेव, तुम ये कर सकती हो वाइफी। तुम जानती हो ना, मैं अपनी नन्ही सी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेने के लिए तड़प रहा हूँ। प्लीज वाइफी, प्लीज थोड़ी हिम्मत और दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। 182 लिटिल प्रिंसेस। यक्षित वन्या की तरफ झुक गया। वह उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी प्लीज हमारे बच्चे के लिए तुम एक बार फिर से ट्राई करो। आई नो यू आर सो ब्रेव, तुम ये कर सकती हो वाइफी। तुम जानती हो ना, मैं अपनी नन्ही सी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेने के लिए तड़प रहा हूँ। प्लीज वाइफी, प्लीज थोड़ी हिम्मत और दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। रजावत मेंशन। अने की कार रजावत मेंशन के पार्किंग एरिया में पार्क हो गई। अने और दृष्टि दोनों ऑफिस से आ चुके थे। ड्राइवर ने जैसे ही कार रोकी, दृष्टि बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही कार की डोर ओपन करके रजावत मेंशन के अंदर जाने लगी। अने अपनी छोटी आंखों से दृष्टि को अंदर जाते हुए घूरने लगा। उसने नामे सिर हिलाया और अपना लैपटॉप बैग लेकर अपने दूसरे हाथ से ब्लेजर संभाल कर अंदर जाने लगा। दृष्टि अब तक हॉल में पहुंच चुकी थी। दृष्टि ने फॉर्मल वाइट शर्ट और नीचे वाइट लेग फॉर्मल पैंट पहना हुआ था। साथ में हाई हील्स भी कैरी की हुई थी। इस लुक में वह काफी प्रोफेशनल लग रही थी। अनय लंबे कदम भरते हुए तुरंत दृष्टि के पास पहुंच गया और उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, वाइफी बड़ी जल्दी है तुम्हें रूम में जाने की, हम। ये बोलकर वह दृष्टि को शरारत भरी निगाहों से देखता है। दृष्टि इधर उधर देखते हुए सीढ़ियों से होकर ऊपर की तरफ जाने लगी। दृष्टि की हरकतें देखकर अनय के फेस पर एक स्माइल आ गई। दरअसल आज ऑफिस में उसने दृष्टि को तंग करने की बहुत कोशिश की थी, पर दृष्टि कोई न कोई बहाने बनाकर हर बार अनय से बच जाती थी। आखिर वो भी तो मिसेस रजावत थी। अनय भी अपनी वाइफी की हरकतों को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। उसने ठान लिया था कि घर पहुंचकर वह अपनी शैतान वाइफी को छोड़ेगा नहीं। अनय अपने लंबे कदम भरते हुए सीढ़ियों से होकर ऊपर की तरफ जाने लगा। अंदर आकर उसने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। दृष्टि फ्रेश होने के लिए जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। ऐसा लग रहा था जैसे अनय आज शिकारी है और दृष्टि उसकी शिकार। दृष्टि को खुद से दूर भागता देख अनय मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। दृष्टि कपड़े चेंज करके डायरेक्ट बाहर नहीं आई, क्योंकि अनय ने आज ऑफिस में उसे खुली चुनौती दी थी कि घर पहुंचकर वह बचने वाली नहीं है। दृष्टि बस अनय की पकड़ में नहीं आना चाहती थी। क्लोजेट रूम के अंदर दृष्टि खुद से बोली, मिस्टर रजावत आज अपने शिकारी वाले मोड में घुस चुके हैं, पर मैं भी दृष्टि सिंह राजवंश हूँ। इतनी आसानी से आपकी पकड़ में नहीं आऊंगी मिस्टर रजावत। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दृष्टि मन ही मन डेविल स्माइल करने लगी। वैसे तो दृष्टि को थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि अनय इस मामले में दृष्टि से फास्ट था। वह ज्यादा देरी तक अनय से बच नहीं पाती थी, पर आज दृष्टि ये चैलेंज जीतना चाहती थी, इसलिए अपने ही घर में फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। क्लोजेट रूम से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा कि कहीं मिस्टर शिकारी घात लगाए तो नहीं बैठे हैं। जब उसे अनय रूम में कहीं भी नजर नहीं आया तो दृष्टि ने एक गहरी सांस ली और क्लोजेट रूम से बाहर अपने कमरे में आ गई। वह रिलैक्स फील कर ही रही थी कि तभी दृष्टि को अपने पेट पर ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। ये फील करके दृष्टि की सांसें तो थम सी गईं। वह समझ गई कि ये कौन है। अनय दृष्टि के कानों पर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, वाइफी कहा था ना आज तुम बचने वाली नहीं हो। ये बोलकर वह दृष्टि की ईयरलोब को आहिस्ते से चबा लेता है, जिससे दृष्टि के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं। दृष्टि अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अनय की तरफ पलट जाती है और अटक अटक कर बोलती है, अनय वो। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि की निगाहें अनय के कदमों की तरफ जाती है, जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर दृष्टि पीछे की तरफ हटने लगी। अनय की आंखों में जुनून देखकर दृष्टि की धड़कनों ने अपने आप ही रफ्तार लेना शुरू कर दिया था। पीछे हटते हटते दृष्टि दीवार से पूरी तरह सज जाती है। अनय की निगाहें दृष्टि की पतली गोरी कमर पर थम गई थी, जो उसकी शिफॉन की साड़ी से झांक रही थी। दृष्टि अनय की आंखों में खुद के लिए डिजायर साफ साफ देख पा रही थी। जब वह अनय की निगाहों का पीछा करती है तो अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे अपनी साड़ी से ढक देती है।
ये देखकर अनय स्माइल करता है और दृष्टि को अपनी बाहों के घेरे में लॉक कर लेता है। अब दृष्टि चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकती थी। अनय दृष्टि के कानों की तरफ झुकते हुए बोला, मुझसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है जान, मैंने तो ऑलरेडी सब कुछ देखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। अनय की बेशर्मी से भरी बातें सुनकर दृष्टि के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वह अपनी पलकें झुका लेती है। वैसे तो शर्माना दृष्टि के नेचर के खिलाफ था, पर जब भी वह शर्माती थी उसकी इस अदा पर अनय हर बार अपना दिल हार जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह दृष्टि की गुलाबी होठों को सहलाते हुए बोला, जान अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। ये सुनकर दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय को देखने लगी। अनय धीरे धीरे दृष्टि के होठों के करीब आने लगा। उसने अपना एक हाथ दृष्टि की कमर पर लपेटा हुआ था। वह अनय से छूटने के लिए कसमसाने लगी थी, पर अनय आज उसे छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अचानक से अनय ने अपना होंठ दृष्टि के होंठों पर रख दिए। इससे पहले कि दृष्टि कुछ रिएक्ट कर पाती, अनय उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे दृष्टि की कोशिशें भी धीमी पड़ जाती है और वो भी अनय का साथ देने लगती है। काफी देर बाद तक अनय दृष्टि को पूरी शिद्दत के साथ किस करता है। अनय तो उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसे अपने रोमांस की गियर पर ब्रेक लगाना ही पड़ा, क्योंकि किसी ने अनय के बेडरूम का दरवाज़ा नॉक किया। अनय ने पहले तो इग्नोर किया, पर जब दोबारा नॉक होने लगा तो उसकी इरिटेशन भी बढ़ने लगी। न चाहते हुए भी उसे दृष्टि को छोड़ना पड़ा। वह अपने चेहरे पर चिढ़े हुए एक्सप्रेशन लेकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने गौतम जी खड़े थे। उन्हें देखकर दृष्टि की जान में जान आई। दृष्टि को गौतम जी में अपना सेवियर नजर आ रहा था। गौतम जी दृष्टि और अनय की तरफ देखते हुए बोले, बेटा मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। गौतम जी का ये पूछना हुआ कि अनय अपनी आंखें छोटी करके अपने डैड को घूरने लगा। वह मन ही मन उन्हें कोसते हुए बोला, नहीं नहीं पिताश्री, आप तो किसी को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते, खासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन में बोला, मैं सच में हैरान हो जाता हूँ, आप मेरे ही डैड हो ना? मतलब आपको हर बार गलत ही टाइम पर क्यों आना होता है डैड? अब आपकी ये शक्ल से भोली दिखने वाली बहू इस मौके को हाथ से जाने नहीं देखी। वैसे तो आप बड़ा बोलते रहते हो पोते पोती चाहिए, पर आपके इस सपने को जैसे ही साकार करने की कोशिश करता हूँ तो आप बीच में टपक जाते हैं। दृष्टि गौतम जी की तरफ देखते हुए बोली, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा, अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? गौतम जी की निगाहें अनय की शक्ल पर गई जो कि उसे ही घूरने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गौतम जी ने अनय से उसकी कोई कीमती चीज चुरा ली हो। गौतम जी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, तुम श्योर हो ना दृष्टि बेटा कि मैं अंदर आ जाऊं? ये बोलते हुए वे अंदर आ गए। फिर दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि चलो तुम भी हमारे साथ इवनिंग टाइम एंजॉय करो। उद्धरण चिन्ह। गौतम जी की बातें सुनकर दृष्टि का चेहरा एकदम से खिल गया। वहीं अनय का चेहरा तो पहले ही चिढ़ा हुआ था और अब गौतम जी की बातें सुनकर और भी चिढ़ने लगा। गौतम जी अपने बेटे को टीस करते हुए बोले, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है, कोई आवारा आशिक नहीं हूँ, अपनी बहू का ससुर हूँ मैं और उसे चाय पर ले जाता रहा हूँ। तुझे अपनी आंखों को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गौतम जी की बातें सुनकर अनय उनकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए धीरे से बोला, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने इन्हें कब आवारा आशिक कहा। दृष्टि गौतम जी के पीछे जाने लगी। दृष्टि ने बाहर जाते हुए जानबूझकर अपना जीभ बाहर निकालकर अनय को चिढ़ाया। अनय दृष्टि की तरफ अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, जितना उड़ना है उड़ लो वाइफी, आना तो तुम्हें हमारे ही कमरे में है, तब देख लूंगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल में वन्या लेबर रूम में थी और अपने असहनीय दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी, पर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने पर वन्या की हालत खराब हो गई थी। वह लगभग बेहोशी की हालत में पहुंचने वाली थी, पर कैसे भी करके उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। यक्षित के संभालने और उसके हिम्मत बढ़ाने पर वन्या अपनी आंखें खोलती है और उस असहनीय दर्द को सहते हुए फिर से ट्राई करती है। पूरे लेबर रूम में वन्या की दर्द भरी आवाजें गूंज रही थी। वन्या की एक दर्द भरी आवाजें यक्षित के सीने को चीरने का काम कर रही थी, पर वह चाहकर भी वन्या का दर्द बांट नहीं सकता था। यक्षित ने तो बस सुन रखा था कि एक औरत को बच्चे के जन्म के वक्त कितनी तकलीफ होती है, पर आज वह साक्षात ये देख रहा था। वन्या की कोशिशों और डॉक्टर्स की हेल्प से जल्द ही वन्या की दर्द भरी चीखें आना बंद हो जाती हैं और उस जगह पर एक नन्हे से नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये सुनकर वन्या के पसीने से लथपथ और थके हुए चेहरे में एक चमक आ जाती है और वह उसी पल बेहोश हो जाती है।
यक्षित का पूरा ध्यान तो इस वक्त बच्चे से हट ही चुका था। उसे इस वक्त वन्या की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर क्या हुआ मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर सहाय बोली, डोंट वरी मिस्टर सिन्हानिया, मिसेस सिन्हानिया दर्द की वजह से बेहोश हो गई हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वो नन्हा बच्चा अभी भी रो रहा था। नर्स ने उसे साफ किया और उसे एक वाइट बेबी ब्लैंकेट में कवर करते हुए डॉक्टर सहाय को दे दिया। डॉक्टर सहाय बच्चे को अपनी गोद में लेकर स्माइल करते हुए यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मुबारक हो मिस्टर सिन्हानिया, आपको बेटी हुई है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने जैसे ही ये सुना कि उनकी बेटी हुई है, यक्षित के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलकने लगी। उसे ऐसा फील होने लगा कि उसकी फैमिली अब कंप्लीट हो गई। यक्षित को अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि वह एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर सहाय ने यक्षित की नन्ही सी जान को उसके हाथों में सौंप दिया। जैसे ही बच्ची अपने पापा की गोद में गई, उनकी प्रेजेंस को फील करके उसने तुरंत ही रोना बंद कर दिया। यक्षित ने अपने कांपते हाथों से उस रूई से मुलायम बेबी को अपनी गोद में लिया, जिसे देखकर ये बता पाना मुश्किल हो रहा था कि बेबी ज्यादा सॉफ्ट है या वो बेबी ब्लैंकेट। 183 नन्ही सी प्रिंसेस के आने की खुशी। डॉक्टर सहाय ने यक्षित की नन्ही सी जान को उसके हाथों में सौंप दिया। जैसे ही बच्ची अपने पापा की गोद में गई, उनकी प्रेजेंस को फील करके उसने तुरंत ही रोना बंद कर दिया। यक्षित ने अपने कांपते हाथों से उस रूई से मुलायम बेबी को अपनी गोद में लिया, जिसे देखकर ये बता पाना मुश्किल हो रहा था कि बेबी ज्यादा सॉफ्ट है या वो बेबी ब्लैंकेट। अब आगे। बच्ची की आंखें अभी बंद थीं। उसने अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी। बिल्कुल गुलाबी सी स्किन थी यक्षित की लिटिल प्रिंसेस की। यक्षित ने आहिस्ते से बेबी के माथे को चूमते हुए कहा, वेलकम बच्चा। यक्षित के हाथ अभी भी कांप रहे थे। डॉक्टर सहाय ने यक्षित को समझाया कि छोटे बेबीज को कैसे गोद में लिया जाता है। यक्षित ने ठीक वैसा ही किया। तभी वन्या भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। यक्षित ने बेबी को एक नर्स की गोद में दे दिया, क्योंकि डॉक्टर को अभी कुछ चेकअप करना था। नर्स डॉक्टर सहाय के पीछे जाने लगी। यक्षित वन्या के पास आ गया। वन्या ने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली। यक्षित ने उसे आहिस्ते से अपनी बाहों में ले लिया और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, वाइफी तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। वन्या को फिलहाल खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित हमारा बच्चा। यक्षित वन्या के सिर पर प्यार से सहलाते हुए बोला, डोंट वरी वाइफी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बस कुछ चेकअप करने थे, इसलिए डॉक्टर सहाय उसे लेकर गई हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर आहिस्ते से उसके सिर को चूमते हुए बोला, तुमने एक प्यारी सी प्रिंसेस को जन्म दिया है वाइफी। ये सुनकर वन्या के पसीने से भीगे चेहरे पर एक चमक आ गई। वह बेचैनी दिखाते हुए बोली, यक्षित प्लीज मुझे अपनी बेटी से मिलना है। वो कैसी है, किस पर गई है, प्लीज मुझे बताए। उद्धरण चिन्ह। वन्या के चेहरे पर उतावलापन साफ साफ नजर आ रहा था। तभी एक नर्स बच्ची को गोद में लिए हुए उनके वार्ड में आई। वन्या को डिलीवरी के बाद दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। यक्षित ने अपनी छोटी सी जान को अपनी गोद में बड़ी हिफाजत से लिया, जैसे कि वो दुनिया की सबसे नाजुक फूल हो। यक्षित ने जब नर्स की गोद से बेबी को लिया तो वह रोने लगी थी। यक्षित ने उसे अपनी गोद में लेकर उसकी मम्मा के पास दे दिया। वन्या ने बड़ी हिफाजत से अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिया। जैसे ही वह अपनी माँ के पास गई, बच्ची ने रोना तुरंत ही बंद कर दिया। अपनी आंखों के सामने अपनी राजकुमारी को देखकर वन्या की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर अपने बच्चे के माथे को चूम लिया। यक्षित ने वन्या को साइड से हग किया हुआ था। दोनों अपनी नम आंखों से अपनी नन्ही सी दुनिया को देख रहे थे। बेबी ने रोना बंद किया और धीरे से अपनी आंखें खोली। यक्षित और वन्या अपनी बेटी को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो प्यारी सी मुलायम बच्ची अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने मॉम और डैड के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगी। रूई के जैसी मुलायम और गुलाबी सी स्किन दिखने में बेहद ही ज्यादा प्यारी थी। बेबी की आंखें बिल्कुल वन्या जैसी थी और बाकी फीचर्स यक्षित के जैसे थे। वन्या ने स्माइल करते हुए एक नज़र यक्षित की तरफ देखा और कहा, यक्षित हमारी प्रिंसेस तो आप पर गई है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित बेबी के माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, और उसकी आंखें बिल्कुल तुम पर गई है वाइफी। तभी चैतन्य दादाजी, अनिल जी और युवान तीनों वन्या के वार्ड में आ गए। यक्षित ने बेबी को गोद में लिया हुआ था। अनिल जी सीधे वन्या के पास गए और उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, बच्चे तुम ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह। वन्या अपनी नम आंखों के साथ बोली, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक प्यारी सी प्रिंसेस के दादा बने हैं।
ये सुनकर अनिल जी अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाए और इमोशनल होकर विन्या के सिर को चूमते हुए बोले, थैंक यू बेटा। उद्धरण चिन्ह। यक्षित बेबी प्रिंसेस को गोद में लेकर चैतन्य दादाजी, अनिल जी और युवान के पास गए। चैतन्य दादाजी अपने कांपते हाथों से बेबी के माथे पर हाथ फेरने लगे। यक्षित दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, आप एक परपोती के बड़े दादाजी बने हैं। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य दादाजी अपनी नम आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा आप दोनों ने आज हमारी तमन्ना पूरी कर दी। फिर वे अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर बेबी की नज़र उतारते हुए उसे वहां खड़ी नर्सिस को दे देते हैं। युवान अपनी छोटी सी भतीजी को देखते हुए बोला, भाई, हमारी नन्ही सी प्रिंसेस तो बिल्कुल आप पर गई है। हम पर आंखें बिल्कुल मेरी भाभी की तरह हैं। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातों पर सभी स्माइल करने लगते हैं। सबके चेहरे पर बेबी प्रिंसेस आने की खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। चैतन्य दादाजी और अनिल जी ने बारी बारी से अपनी नन्ही सी प्रिंसेस को गोद में लिया और उसे प्यार किया। पर बच्ची जैसे ही अपने चाचू की गोद में गई, उसने युवान की शर्ट गीली कर दी। सब युवान की तरफ देखकर हंसने लगे। वहीं युवान का मुंह बन गया। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, भाई इसका क्या मतलब हुआ? कहीं बेबी प्रिंसेस अपने चाचू से नाराज तो नहीं हो गई? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी युवान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बेटा, बेबी प्रिंसेस तुमसे नाराज नहीं है। पर अब तुम अपनी कमर कस लो क्योंकि हमारी छोटी सी पोती अपनी शैतानियों से तुम्हारी नाक में दम करने वाली है। उद्धरण चिन्ह। वार्ड में मौजूद सारे लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कुछ घंटे बाद विन्या के पूरी तरह नॉर्मल हो जाने पर सभी सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। बेबी को युवान ने अपनी गोद में लिया हुआ था। यक्षित विन्या को संभाल कर ले जाते हुए कार में बिठा देता है, फिर खुद भी बैठ जाता है। युवान बेबी को उसकी मम्मा की गोद में दे देता है। बाकी सब भी अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। यक्षित की आंखें तो अपनी बेबी से भरी नहीं थी। वो एकटक अपनी प्रिंसेस को निहार रहा था, जो इस वक्त आंखें बंद किए हुए थी और सो रही थी। यक्षित विन्या के एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमते हुए बोला, थैंक यू सो मच वाइफी, इतनी हिम्मत दिखाने के लिए, हमारी बेबी प्रिंसेस को इस दुनिया में लाकर मुझे एक प्रिंसेस का डैडी बनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। विन्या स्माइल करते हुए यक्षित की तरफ देखने लगी। तभी अचानक बेबी नींद में ही हल्का सा स्माइल करती है, जैसे कि वह अपने मम्मा और डैडी के प्यार को देखकर खुश होना चाहती हो। ये देखकर विन्या और यक्षित दोनों सरप्राइज्ड होने के साथ साथ बहुत खुश हुए। रजावत मेंशन। दृष्टि अनय से बचते हुए गौतम जी के पीछे पीछे जाने लगती है। अनय इतनी आसानी से तो उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह भी दृष्टि और गौतम जी के पीछे पीछे जाने लगा। दृष्टि जो गौतम जी के पीछे चल रही थी, वो अचानक उनके साथ साथ चलने लगी। अनय अपनी वाइफी की शैतानियों को बहुत गौर से देख रहा था और मन ही मन स्माइल कर रहा था। लिविंग एरिया में चारों अपनी अपनी कॉफी और चाय एंजॉय करने लगे। अनय की निगाहें तो अपने शिकार यानी दृष्टि पर ही टिकी हुई थी। वही दृष्टि बार बार अनय से नजरें चुराने का काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद अनय को उसके किसी बिजनेस क्लाइंट का कॉल आ गया। वह उसे अटेंड करने अपने कमरे में चला गया। दृष्टि ने एक राहत की सांस ली। दृष्टि का फोन रूम में ही छूट गया था और उसे युवान को कॉल करना था, विन्या की खबर पूछने के लिए, क्योंकि उसे याद था कि आज विन्या की डिलीवरी है। दृष्टि सोच रही थी कि फोन लेने के लिए वह कमरे में जाए या न जाए। इसी कसमकस में उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वह अपने अंदर की शेरनी को जगाते हुए बोली, रिलैक्स दृष्टि, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो कोई शेर नहीं है जो तुझे खा जाएंगे। जस्ट काम डाउन, ओके। खुद को संभालते हुए वह अपने कमरे में आ गई। वह जैसे ही अपना फ़ोन लेने के लिए बैग की तरफ जा ही रही थी कि अनय कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बालकनी से कमरे की तरफ आ रहा था। दृष्टि ने आओ देखा ना ताओ वह बेडरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। पर इससे पहले ही अनय अपने लंबे कदम भरते हुए दरवाजे की तरफ आराम से बढ़कर कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय को देखती रह जाती है, जो दीवार पर टेक लगाए अपने हाथों को फोल्ड किए हुए अपनी शरारत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। दृष्टि ने आज रेड कलर की शिफॉन की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका अट्रैक्टिव फिगर बहुत अच्छी तरह फ्लॉन्ट हो रहा था। दृष्टि जब साड़ी में होती थी तो अनय चाहकर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। ये बात उसने दृष्टि से एक बार कही भी थी, पर भूलकर दृष्टि को ये सब याद कब रहता था जो अब रहेगा। इससे पहले कि दृष्टि कमरे में ही इधर उधर भागने की कोशिश करती, अनय ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि डिसबैलेंस होकर गिरने वाली थी। उसने खुद को संभालने के लिए अनय के सीने पर अपने दोनों हाथ रख दिए।
अने के दोनों हाथ इस वक्त दृष्टि की खुली कमर को समेटे हुए थे। अने के बाल बिखरे हुए थे और इस मेसी लुक में वह बेहद हॉट नजर आ रहा था। दृष्टि की निगाहें जैसे ही अने के अट्रैक्टिव और गुलाबी पतले होठों पर गई, उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। दृष्टि चाह कर भी अने से अपनी निगाहें हटा नहीं पा रही थी। अने भी अपनी इंटेंस नज़रों से दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि ने अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करते हुए यकायक अपने मुलायम उंगलियों से अने के होठों के साथ खेलने लगी। अने ने दृष्टि के उस हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे चूमना स्टार्ट कर दिया। अब जाकर दृष्टि को रियलाइज हुआ कि अभी वह क्या कर रही थी। उसने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लीं। भले ही अने और उसके बीच कोई पर्दा नहीं था, पर फिर भी अने की नज़दीकियां अभी भी उसकी धड़कनें थमा देती थीं, उसे बेचैन कर जाया करती थीं। अभी भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अने और दृष्टि एक दूसरे के बेहद पास खड़े थे, इतने पास कि दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। अने दृष्टि की कमर पकड़कर उसे खुद से चिपकाते हुए उसके कानों में गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, वाइफी तुम्हें पता है, तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अने को सवालिया नजरों से देखने लगी। अने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुमने आज ये साड़ी पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी वाइफी। वैसे मैंने सोचा था कि तुम छोड़ दूं, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल करना नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। फिर वह दृष्टि के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तो क्या तुम आज की रात के लिए रेडी हो? अने ने जैसे ही ये कहा, दृष्टि के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अपनी नजरें झुका लीं। अने दृष्टि का इशारा समझ चुका था कि अब वह आगे बढ़ सकता है। वह दृष्टि के होठों को थोड़ी देर तक किस करता है, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाता है। वह दृष्टि को सुलाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अने ने अपना सारा भार अपने हाथों में ले लिया था। वह बस एकटक दृष्टि को निहार रहा था। फिर आहिस्ते से उसने दृष्टि की नेक की तरफ झुक गया और उसे प्यार से चूमने लगा। अने की मदहोशी से भरी हर किस दृष्टि को बेकाबू करने के लिए काफ़ी थे। दृष्टि की सांसें भी काफ़ी तेज हो चुकी थी और उसकी अने की बॉडी पर पकड़ कसती ही जा रही थी। दृष्टि को किस करते हुए वह उसकी पल्लू को सीने से अलग कर देता है। दृष्टि को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर किया हुआ था। वह अचानक से पीछे पलट जाती है। दृष्टि की गोरी और अट्रैक्टिव पीठ अने के सामने थी। अना उसकी ब्लाउज की डोरियां खोलकर उसकी पूरी पीठ पर अपने गर्म होंठ फिराने लगा। इससे दृष्टि की सांसें पूरी तरह बेकाबू हो गई। वह हाँफने लगी थी। अने ने उसे वापस पलट दिया और दृष्टि के हाथों को उसके सीने से हटाते हुए उसकी ब्लाउज को कंधे से सरकाने लगा। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए दृष्टि अचानक से अने के सीने में खुद को छिपा लेती है। अने स्माइल करता है और उसे अपनी बाहों में छिपा लेता है। दृष्टि अने के सीने से लगी हुई ही अपनी टिमटिमाती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आने बढ़ते वक्त के साथ आपके प्यार को संभालने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, पर वाइफी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि अने की तरफ देखते हुए बोली, आपने जब कुछ किया नहीं है तब ऐसी हालत है, जब करना शुरू करेंगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा। दृष्टि अपनी मासूम आंखों से अने को निहारने लगी। इस वक्त उसकी इनोसेंसी पर अने को बहुत प्यार आ रहा था। वह दृष्टि के दोनों गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, डरो मत वाइफी, तुम मेरी जान हो और अपनी जान को हिफाजत से रखना, तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी तरह आता है। ये बोलकर वह दृष्टि के होठों को आहिस्ते से चूम लेता है। अने एक बार फिर दृष्टि को अपने नीचे पलट देता है और उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा। दृष्टि अचानक से अने के शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेती है। टू बी कंटिन्यूड। जब 184 बेबी की प्यारी स्माइल। वह दृष्टि के दोनों गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, डरो मत वाइफी, तुम मेरी जान हो और अपनी जान को हिफाजत से रखना, तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी तरह आता है। ये बोलकर वह दृष्टि के होठों को आहिस्ते से चूम लेता है। अने एक बार फिर दृष्टि को अपने नीचे पलट देता है और उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा। दृष्टि अचानक से अने के शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेती है। अब आगे अने दृष्टि के इस रिएक्शन से शॉक्ड हो जाता है, पर धीरे धीरे वो भी दृष्टि का साथ देने लगता है। अने को किस करते हुए दृष्टि के हाथ उसकी शर्ट के बटनों को खोलने में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में दृष्टि उसकी शर्ट के सारे बटन खोलकर उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से रिमूव कर देती है। अने की 8 पैक्स एब्स और मस्कुलर चेस्ट दृष्टि के सामने थी।
किस करते हुए जब अनय को फील होता है कि दृष्टि की सांसें अब काफी भारी हो चुकी है तो वह दृष्टि को रिलीज कर देता है और उसके होंठों पर अपना होंठ रखकर ही गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। दोनों अपनी सांसों को नॉर्मल करने में लगे हुए थे। अनय दृष्टि को मौका दिए बगैर उसके नेक की तरफ झुककर उसे किस करते हुए लिक करने लगा, जिससे दृष्टि की सांसें थमने सी लग गई। ये बात सच थी कि उसके लिए अनय के प्यार को संभाल पाना बेहद मुश्किल हो जाता था। वह बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर पा रही थी। अनय ने अपने और दृष्टि के सारे कपड़े रिमूव कर दिए और अपनी वाइफी को प्यार करने लगा। अब अनय के लिए दृष्टि और उसका प्यार उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन चुके थे। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर दृष्टि को कोई तकलीफ हो और उसकी आंखों में आंसू आ जाए, ये उससे बर्दाश्त नहीं था। भले ही दृष्टि जताती नहीं थी पर भी अनय से बेइंतहान प्यार करती थी। उनका रिश्ता नोक झोंक से भरा हुआ था, जो उनको बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग और प्यारा बनाता था। दृष्टि अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि उसे अनय जैसा लाइफ पार्टनर मिला, वरना अपने पास्ट की वजह से दृष्टि ने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उसे अपनी जिंदगी में किसी का साथ भी मिलेगा। अनय उसका एक सबसे खूबसूरत ख्वाब था, जिसे शायद दृष्टि ने सिर्फ इमेजिन किया था, कभी सोचा नहीं था कि उसे वो मिल भी जाएगा। इसलिए दृष्टि को डर भी लगा रहता था कि कोई उसका ये खूबसूरत सा ख्वाब उससे छीन न ले। वह किसी को बताती नहीं थी, पर अंदर ही अंदर उसे ये डर भी अक्सर सताता रहता था। दृष्टि अब तक जान चुकी थी कि अनय को पाने की ख्वाहिश रखने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। एक ने तो दृष्टि को किडनैप ही करवा लिया था, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी हुई थी। ये बात दृष्टि चाह कर भी भूल नहीं पा रही थी, पर इससे पहले कि कोई गलत हो, अनय ने पहले ही उसे बचा लिया था। फिर उस इंसान को जो सजा दी थी, ये तो शायद कोई भूल नहीं सकता। दृष्टि के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसके दोनों हाथ बेडशीट पर कसे हुए थे। अनय उसे प्यार करने में डूबा हुआ था। कुछ वक्त बाद दृष्टि काफी थक चुकी थी, पर अनय उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो रुकने वाला है या उसका ऐसा कोई इरादा है। दृष्टि अनय को रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अनय प्लीज रुक जाए, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अनय उससे अलग हो जाता है और उसके बगल में लेट जाता है। दृष्टि को लगता है कि अब वह आराम कर सकती है, पर अनय दृष्टि की उम्मीदों में पानी फेरते हुए फिर से शुरू हो जाता है। दृष्टि अनय की तरफ घूर कर देखने लगती है। अनय उसे अपनी आगोश में लिए हुए ही बोला, वाइफी आई वॉन्ट मोर। दृष्टि अनय की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अनय आजकल आप मुझे बहुत परेशान करने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि की शिकायतें सुनकर स्माइल करते हुए बोला, अच्छा जी, पर तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम भी अपने हस्बैंड को बहुत तड़पाती हो? हमारी नई शादी हुई है जान, लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूर दूर ही भागती रहती हो। बड़ी मुश्किल से तो आज मेरे करीब आई हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। फिर दृष्टि की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, आज तो तुम्हें मुझे सारी रात झेलना होगा। अनय की बातें सुनकर दृष्टि की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर वो ये भी समझ गई थी कि अनय आज उसे छोड़ने वाला नहीं है। अनय ने दृष्टि को रिएक्ट करने का मौका दिए बगैर ही उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करते हुए उसे फिर से प्यार करने लगा। रात के करीब 3-4 बजे उसने दृष्टि को छोड़ा। अब तक दृष्टि की हालत काफी खराब हो चुकी थी। अनय दृष्टि के साथ हमेशा जेंटल रहने की कोशिश करता था, पर जब वह उसके करीब आता था तो सब कुछ भूल जाता था। उसके वाइल्ड होने की वजह से दृष्टि का थककर बुरा हाल हो चुका था, साथ ही पूरी बॉडी दर्द के मारे टूट रही थी। वह थककर चूर हो चुकी थी, इसलिए अनय के छोड़ते ही वो नींद के आगोश में चली गई। अनय ने दृष्टि के माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में समेटकर दोनों को ब्लैंकेट से कवर करते हुए थोड़ी देर बाद वह भी नींद के आगोश में चला गया। लगभग 24 घंटे बाद वन्या को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। बेबी की डिलीवरी के वक्त वन्या का काफी ब्लड लॉस भी हुआ था, इसलिए शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। डॉक्टर ने यक्षित को समझा दी थी कि उसकी डाइट में ऐसे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स शामिल किया जाए जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। दादाजी, अनिल जी और युवान की कार पहले ही सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल चुकी थी ताकि यक्षित और वन्या के आने से पहले नन्ही प्रिंसेस के वेलकम की पूरी तैयारी हो सके। यक्षित और वन्या दोनों अभी भी हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर सहाय उन्हें बेबी और मम्मा की रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट बातें कंसल्ट कर रही थी। तीनों घर आकर पहले फ्रेश हो गए। अब तक फैमिली के बाकी मेंबर्स को ये गुड न्यूज़ मिल चुकी थी कि वन्या ने बेबी प्रिंसेस को जन्म दिया है। नन्हा सा वेद तो आज बहुत ज्यादा खुश था। उसकी तो जैसे ड्रीम पूरी हो गई थी। वो अक्सर सपने में यही देखा करता था कि वह अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा है। आज इस नन्हे से बच्चे के साथ साथ पूरी सिन्हानिया फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी।
विन्या की बदौलत सिन्हानिया फैमिली को उनकी दो प्रिंसेसेस मिल चुकी थी। वेद अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने अपनी मौसी और बुआ से अब तक लगभग 10 बार पूछ चुका था कि उसके मम्मा और डैडी उसकी बेबी प्रिंसेस को लेकर कब आएंगे। आज युविका और जीविका ने बड़ी मुश्किल से वेद को रेडी किया था। अनिल जी और चैतन्य दादाजी ने बहुत कम समय में ही इवेंट प्लानर की हेल्प से पूरे मेंशन को डेकोरेट करवा दिया। डेकोरेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सिन्हानिया मेंशन में कोई बड़ा त्योहार मनाया जाने वाला है। आज पूरी सिन्हानिया फैमिली के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था। चैतन्य दादाजी ने सौम्या जी से कहकर आरती की थाली पहले ही सजवा ली थी। थोड़ी ही देर में एक चमचमाती ब्लैक कलर की इंपोर्टेड कार आकर सिन्हानिया मेंशन में पार्क होती है। दादाजी और अनिल जी समझ गए थे कि यही उनके बेटा और बहू होंगे। एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला, जहां से यक्षित कार में से बाहर आया। यक्षित ने दूसरी तरफ की कार का डोर खोला, जहां से विन्या अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए बाहर आई। यक्षित विन्या को संभाल कर घर के अंदर ले जाने लगा। उसकी बॉडी में इस वक्त काफ़ी कमजोरी थी। यक्षित और विन्या मेंशन के मेन दरवाजे के पास पहुंचे। एक लाइट पिंक कलर के बेबी ब्लैंकेट में उनकी नन्ही राजकुमारी लिपटी हुई थी। दादाजी अपने हाथों में आरती की थाली लिए बेबी गर्ल की आरती की। अनिल जी ने भी अपनी पोती का स्वागत आरती की थाली से किया। युवान, वेद, युविका और जीविका पीछे खड़े थे। उनके चेहरे की स्माइल देखते ही बन रही थी। बेबी प्रिंसेस अब तक तो सो रही थी, पर मेंशन के अंदर आते ही जाग गई। उसने अपनी आंखें खोलकर बड़े ध्यान से अपने बड़े दादू और दादू को देखने लगी। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख चैतन्य दादाजी और अनिल जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। चैतन्य दादाजी उनकी तरफ देखते हुए बोले, आपके घर में आपका स्वागत है नन्ही राजकुमारी। उद्धरण चिन्ह। अब तक बेबी प्रिंसेस अपनी छोटी छोटी मोती जैसी आंखों से अपने बड़े दादू को देख रही थी। वह जैसे ही बेबी को अपनी गोद में लेने के लिए हुए बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। उसकी क्यूट क्यूट रोने की आवाज़ सिन्हानिया मेंशन के हॉल में गूंजने लगी। चैतन्य दादाजी बेबी प्रिंसेस के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, क्या हो गया हमारे बच्चे को? बच्चा, क्या आपको बड़े दादू पसंद नहीं आए? हम। चैतन्य दादाजी ने जैसे ही ये कहा बेबी ने रोना बंद कर दिया। विन्या और यक्षित अंदर आ चुके थे। यक्षित ने बच्ची को अपनी गोद में लेकर विन्या को वही सोफे पर बिठा दिया, क्योंकि उसका ज़्यादा देर तक खड़ा रहना ठीक नहीं था। वेद दौड़ते हुए अपनी मम्मा और डैडी के पास आ गया। उसने अपनी मम्मा की हालत देखी जो कि बहुत वीक लग रही थी। वह सोफे पर चढ़ गया और विन्या के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मम्मा आप ठीक हो? अपने गालों पर अपने बच्चे के प्यार भरे स्पर्श को महसूस करके विन्या ने वेद के उस नन्हे से हाथ को अपने हाथों में लिया और उसकी हथेली को प्यार से चूम लिया। विन्या अपनी कमजोर आवाज़ में बोली, मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी बेटा। वेद विन्या के माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, मम्मा आप जल्दी ठीक हो जाओ। फिर वह जल्दी से सोफे से नीचे उतर गया और अपने डैडी के पैरों से लिपट गया। वह यक्षित के पैरों में लिपटे हुए उसे ऊपर की तरफ देखने लगा। यक्षित एक हाथ से अपनी बेबी प्रिंसेस को थामे हुए था और दूसरा हाथ उसने अपने बेटे के सिर पर रखा। वेद की आंखों में ही दिख रहा था कि वह अपनी प्रिंसेस से मिलने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। यक्षित ने वेद को सोफे पर विन्या के बगल में बिठा दिया, क्योंकि उसे पता था कि वेद अपनी छोटी बहन को अपनी गोद में लेने के लिए बहुत छोटा है। भले ही वो 5 साल का होने वाला था, पर फिर भी वो अभी बेबी को अपनी गोद में नहीं संभाल पाता। यक्षित ने वेद को अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। वेद ने स्माइल करते हुए ठीक वैसा ही किया। यक्षित ने बेबी को संभालते हुए उसके बड़े भाई की गोद में रख दिया। वेद ने किसी बड़े प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह छोटी सी प्रिंसेस को अपनी गोद में संभाल लिया। उसके छोटे से प्यारे से चेहरे को देखकर वेद के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यक्षित और विन्या भी स्माइल करते हुए अपने बेटे के रिएक्शन को देख रहे थे। बेबी प्रिंसेस भी अपने बड़े भाई को ध्यान से देख रही थी, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। वेद ने अपने नन्हे हाथ से बेबी प्रिंसेस के गालों को छूने लगा। ऐसा करने से बेबी स्माइल करने लगी। ये देखकर नन्हे से वेद ने झुककर उसके छोटे छोटे गोल गोल गालों को प्यार से चूम लिया। वह अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी बेबी प्लीछेज तो बहुत प्लीती है और बहुत क्यूट भी, बिल्कुल मेरी तरह। विन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, वो तो होंगी ही बेटा, क्योंकि वो आपकी बहन जो है। उद्धरण चिन्ह। युविका उनके पास आई और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, भाई प्लीज मुझे भी बेबी को गोद में लेना है। युविका की एक्साइटमेंट देखकर यक्षित और विन्या दोनों स्माइल करते हैं। यक्षित बेबी को वेद की गोद से लेकर युविका की गोद में दे देता है। युविका बड़े ध्यान से बेबी के चेहरे को निहारने लगी। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई।
युविका ने बेबी के माथे को चूम लिया और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, भाई आपकी प्रिंसेस तो बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी लग रही है। इसकी आंखें बिल्कुल भाभी की तरह प्यारी और खूबसूरत है। भाई भाभी ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर युविका ने एक बार फिर से बेबी प्रिंसेस को किस कर लिया। वन्या और यक्षित एक दूसरे की तरफ देखने लगी। आज फैमिली के सारे मेंबर्स बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थे। उनके चेहरे की खुशी किसी से छिपाए नहीं छिप रही थी। टू बी 185 युविका का कॉलेज एडमिशन। ये बोलकर युविका ने एक बार फिर से बेबी प्रिंसेस को किस कर लिया। वन्या और यक्षित एक दूसरे की तरफ देखने लगी। आज फैमिली के सारे मेंबर्स बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थे। उनके चेहरे की खुशी किसी से छिपाए नहीं छिप रही थी। अब आगे, युविका ने अपनी छोटी सी भतीजी को खूब प्यार किया। फिर बारी बारी से सबने उसे अपनी गोद में लिया। जैसे ही वह आस्तिक के पास आई, बेबी रोने लगी। ये देखकर यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, शायद बेबी को भूख लगी है। वन्या ने भी हाँ में सिर हिलाया क्योंकि अभी तक बेबी की फीडिंग नहीं हुई थी। यक्षित अपने बेबी को गोद में लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा और वन्या भी उसके पीछे पीछे चली गई। यक्षित की गोद में आने से बेबी थोड़ी सी शांत हो गई थी। यक्षित की हेल्प से वन्या ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। यक्षित ने उसे एक कंफर्टेबल मैटरनिटी वेयर पहना दिया। बाहर आते आते बेबी फिर से रोने लग गई थी। वन्या बेड पर आराम से बैठ गई और बेबी को अपनी गोद में ले लिया। डॉक्टर सहाय ने उसे समझाया था कि बेबी को कैसे और कब कब फीडिंग करवानी है। वन्या अपनी राजकुमारी को चुप कराते हुए बोली, क्या हो गया बच्चा आपको? बेबी को भूखी लगी है वह अपने बेबी को फीड कराने लगी। फीड करते हुए बेबी एकदम शांत हो गई और अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा को देखने लगी। वह अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर करके वन्या के ब्रेस्ट पर हाथ रख रही थी। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या और अपनी प्रिंसेस को देख रहा था। वन्या बेबी के छोटे से हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूम लेती है। आज वन्या को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। उसका सपना आज सच हो गया था। एक प्यारी सी प्रिंसेस अब उसकी गोद में थी। फीडिंग कराने के 10 मिनट बाद ही बेबी सो गई। यक्षित ने सही समझा था, बेबी को भूख लगी थी इसलिए वह रो रही थी। यक्षित भी अब तक चेंज करके वापस आ चुका था। उसने अपनी प्रिंसेस को देखा, जो अपनी मम्मा की गोद में ही सो चुकी थी। यक्षित ने झुककर बेबी के माथे को प्यार से चूम लिया। फिर उसे आहिस्ते से वन्या की गोद से लेकर बेड के बीचों बीच सुला दिया। यक्षित की निगाहें तो एक पल के लिए भी अपनी नन्ही राजकुमारी से हट नहीं रही थी, क्योंकि वह सोते हुए और भी ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। यक्षित उसके रूई से मुलायम गालों को छूने लगा। जब वह हाथ हटाने लगा तो बेबी ने नींद में ही अपने छोटे छोटे हाथों से अपने डैडी की उंगली को मुट्ठी बनाकर पकड़ लिया। ये देखकर वन्या यक्षित की तरफ देखने लगी और स्माइल करते हुए धीरे से बोली, लगता है आपकी प्रिंसेस अपने डैडी को अपने पास ही रखना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। यक्षित स्माइल करता है, धीरे से प्रिंसेस के हाथों को चूमकर अपने हाथ छुड़वाता है। वह एक आरल लेकर आता है जो डॉक्टर ने वन्या के लिए प्रेस्क्राइब किया था। यक्षित आरल का इस्तेमाल करते हुए वन्या को हल्के हाथों से मसाज देने लगा। वन्या को राहत मिलने लगी, जिससे जल्द ही वो नींद के आगोश में चली गई। यक्षित ने वन्या और बेबी के माथे को प्यार से चूम लिया। फिर वॉशरूम में जाकर अपने हाथ धोने के बाद 3-पीस सूट पहनकर ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। अपने कमरे से बाहर आकर वह वेद के कमरे की तरफ चला गया। जीविका ने उसे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया था। वह अपने स्कूल यूनिफॉर्म में था और अपने कमरे में ही खिलौनों के साथ खेलने में लगा हुआ था। उसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि वह आज स्कूल जाने के मूड में है। कमरे के अंदर आकर यक्षित वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर डैडी आपको स्कूल छोड़ देंगे। उद्धरण चिन्ह। वेद अपने खिलौनों को छोड़कर अपने डैडी की तरफ देखकर सीरियस फेस बनाते हुए बोला, नहीं डैडी, आज वेदांश को स्कूल नहीं जाना। यक्षित वही वेद के पास घुटनों के बल बैठते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, पर क्यों मेरे बच्चे? उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि वेदांश आज पूरा दिन अपनी मम्मा और छोटा बेबी के साथ रहेगा। यक्षित ने वेद को आहिस्ते से अपनी गोद में ले लिया और उसके गुलाबी गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, पर बच्चे, अगर आप स्कूल नहीं गए तो आपकी बेस्ट फ्रेंड आस्था आपको मिस करेगी ना, वो सैड हो जाएगी। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? उद्धरण चिन्ह। यक्षित ने अपने बेटे को फुसलाते हुए कहा। वेद मासूमियत से ना में सिर हिला देता है तो यक्षित उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बेटा आप छोटा बेबी के साथ स्कूल से आकर खेल लेना, ओके?
वेद भी स्कूल जाने के लिए मान गया और अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, ओके डैडी। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वेद को अपनी गोद में लेकर उसके स्कूल बैग के साथ नीचे की तरफ जाने लगा। दोनों ने पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट किया। फिर वेद ने सबको बाय करते हुए अपने डैडी के साथ स्कूल के लिए निकल गया। वेद को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में उसे किसी का कॉल आ गया। वह कॉल अटेंड करने लगा। बातें करते हुए यक्षित के एक्सप्रेशंस काफी डार्क हो चुके थे। थोड़ी ही देर में वह ऑफिस पहुंच गया। अपनी प्राइवेट लिफ्ट से आते हुए वह अपने कैबिन में आ गया। समर्थ ने आज के शेड्यूल पहले ही उसे मेल कर दी थी। तेजस अपने हाथों में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेकर कैबिन में एंटर हुआ और उसके साइन लेने लगा। साइन लेने के बाद यक्षित कुछ सोचते हुए तेजस की तरफ देखकर बोला, क्या खबर मिली है? उद्धरण चिन्ह। तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस टोन में बोला, बॉस हमने पहले से ही अपने बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम को हॉस्पिटल के चारों तरफ फैला दिया था, पर किसी अनवांटेड के होने की कोई खबर नहीं मिली। उद्धरण चिन्ह। यक्षित कुछ सोचते हुए बोला, वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा। तेजस कुछ सोचते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोला, बॉस ऐसा भी तो हो सकता है कि उस इंसान का टारगेट मैडम ना होकर आप हों। आई मीन उस दिन सिन्हानिया मेंशन में जो हादसा मैडम के साथ होने वाला था वो आपके लिए प्लेन्ड हो। उद्धरण चिन्ह। तेजस की बातें सुनकर यक्षित का चेहरा पूरी तरह से सर्द हो गया, क्योंकि तेजस की बातों में दम तो था। यक्षित सिन्हानिया फैमिली की रीढ़ की हड्डी था। अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाए तो पूरी फैमिली को आसानी से हिलाया जा सकता था। यक्षित के माइंड में भी यही चल रहा था कि हो न हो उस इंसान ने इसी माइंडसेट के साथ यक्षित पर अटैक करवाया होगा। यक्षित सामने की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, क्या उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चला? तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस हमने बहुत कोशिश की। सिन्हानिया मेंशन के सीक्रेट कैमरे से लगभग मेंशन का कोना कोना छान मार लिया, पर अब तक ये एक पहेली ही बनी हुई है कि उस इंसान ने इस प्लेन को अंजाम कैसे दिया। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचते हुए बोला, बॉस क्या ये किसी अंदर वाले का काम हो सकता है? सीसीटीवी फुटेजेस में ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी कैप्चर नहीं हुई है। यक्षित की कुछ सोचने लगा। अचानक तेजस के माइंड में कुछ क्लिक हुआ और वह अपने मन में बोला, ओह गॉड, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? उद्धरण चिन्ह। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आई गॉट अ क्लू। आई हैव एन स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जरूर कोई लिंक मिसिंग है। यक्षित अपनी सर्द निगाहों से सामने की तरफ देखते हुए बोला, फाइंड इट एज सून एज पॉसिबल। उद्धरण चिन्ह। तेजस ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। वह आस्तिक और अपनी एक टीम के साथ तुरंत सिन्हानिया मेंशन के लिए निकल गया, क्योंकि उसे जो क्लू मिली थी उससे ये पता लगाया जा सकता था कि वन्या के बेबी शोवर के दिन हुए हादसे में किसका हाथ था। तेजस के जाने के बाद यक्षित ने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी ऑर्डर किया। कॉफी की सिप लेते हुए वह युविका के बारे में सोचने लगा। युविका जब 17 साल की थी तब उसके और मालविका जी के साथ ये हादसा हुआ था। उस वक्त युविका 12th क्लास में थी। यक्षित समझ पा रहा था कि त्रिशा जी की इस घिनौनी हरकतों की वजह से उसकी प्रिंसेस की कॉलेज स्टडीज तो छूट ही गई। युविका शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट वह युवान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। यक्षित अक्सर उसे अपनी शार्प माइंड की वजह से प्रेज किया करता था। वहीं युवान अक्सर पढ़ाई से जी चुराता था और यक्षित की डांट सुनता था। यक्षित सोच रहा था कि अब तो उसकी प्रिंसेस काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी थी। हाँ, कुछ इमोशनल ट्रॉमास ऐसे थे जिनसे निकलने के लिए उसे अभी वक्त लगने वाले थे। यक्षित सोच रहा था कि अब युविका के पास अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका है। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस किसी से कम रहे, क्योंकि युविका का माइंड बहुत कम उम्र में ही बहुत शार्प था। यक्षित ने तय कर लिया कि अब युविका भी कॉलेज जाएगी। यक्षित ने युविका का एडमिशन युवान और शौर्य के कॉलेज में ही कराने का फैसला लिया। वैसे तो युवान और शौर्य अभी एमबीए में थे, उनके मुकाबले युविका अभी फर्स्ट ईयर में कॉलेज एडमिशन लेने वाली थी। यक्षित ने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। वह युविका को बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री में एडमिशन करवाएंगे। ये कोर्स उन बच्चों के लिए था जिन्हें जल्दी से अपना कॉलेज कंप्लीट करना था। यक्षित जानता था कि युविका इसे आराम से कर लेगी, क्योंकि उसका माइंड बहुत ही शार्प था और बिजनेस में भी उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। युविका जब स्कूल में थी तभी उसने अपने भाई से कह दिया था कि वह एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना चाहती है। यक्षित को भी अपनी प्रिंसेस की ड्रीम सुनकर बहुत खुशी मिली थी। युवान और युविका दोनों को ही सिन्हानिया एम्पायर्स और उसकी सब्सिडरी कंपनीज को संभालना था। सिन्हानिया एम्पायर्स के अंडर 20 से 25 कंपनीज आते थे।
सारे के सारे ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे। यक्षित चाहता था कि उसके छोटे भाई बहन भी उसकी तरह ही काबिल बनकर बिजनेस को संभालें। यक्षित को दोनों से ही बहुत उम्मीद थी। यक्षित ने युवान के कॉलेज प्रिंसिपल को कॉल किया। इस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा कॉलेज के डीन और डायरेक्टर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे। पर जैसे ही उनकी कॉलर आईडी में मिस्टर सिन्हानिया का नाम फ्लैश हुआ, उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग बीच में ही रोककर कॉल अटेंड करने चले गए। सामने से यक्षित अपनी कोल्ड टोन में बोला, गुड आफ्टरनून मिस्टर डिसूजा, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यक्षित की बातें सुनकर मिस्टर डिसूजा बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर सिन्हानिया, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कहिए आपने कैसे याद किया? अगर युवान की स्टडी रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए किया है तो मैं बता दूं कि उसने अपनी पिछली परफॉर्मेंस से इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर डिसूजा ने काफ़ी हम्बल होकर यक्षित को आंसर किया तो यक्षित बोला, थैंक्स मिस्टर डिसूजा, पर मैंने युवान की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए कॉल नहीं किया है। एक्चुअली मैं अपनी बहन मिस युविका राय सिन्हानिया का एडमिशन आपके कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिस्टर डिसूजा थोड़ी हैरानी में पड़ गए। उन्हें इस बात की खबर थी कि यक्षित के एक भाई और एक बहन थी। युवान ने बताया था कि अब उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है, पर यह सिर्फ उनका मानना था क्योंकि युविका तो जिंदा थी और बहुत स्ट्रगल भी कर रही थी। पर मिस्टर डिसूजा ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि कोई भी सवाल करके वह यक्षित को नाराज़ करना नहीं चाहते थे। उनके कॉलेज को हर साल सिन्हानिया अंपायर्स की तरफ से करोड़ों की फंडिंग मिलती थी और मुंबई में ऐसा कोई भी नहीं था जो यक्षित राय सिन्हानिया को न जानता हो। मिस्टर डिसूजा बोले, श्योर मिस्टर सिन्हानिया, आप बस डेट बता दीजिए कि आप एडमिशन के लिए कब आ रहे हैं। हम बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके रखेंगे। बस आप स्टूडेंट को भी अपने साथ ले आएं ताकि वो अपने कॉलेज और क्लास को अच्छे से समझ लें। उद्धरण चिन्ह। यक्षित बोला, हम कल आएंगे। मिस्टर डिसूजा फ़ोन के दूसरी तरफ से बोले, श्योर सर। फिर यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। मिस्टर डिसूजा भी अपनी मीटिंग में वापस आ गए। यक्षित ने युविका के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट ऑर्डर किया। वह अपनी प्रिंसेस को ये गुड न्यूज़ देने के लिए बहुत खुश था।